पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनः जागरण। देखो, हमने आपसे कई बार कहा है कि हम अंधविश्वास रूढ़िवादिताओं में घिरे हुए जो उसी लाइन पर लीक पर चलते हुए चले जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। जब हम नई नई खोजें, नई नई तकनीक और नई नई बातों का संचालन करते हैं, उनकी खोज करते हैं, तब कहते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। उस आधार पर जब बात चलते हैं, तब जैसे हमें औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या हो गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्या हुआ? यह महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भौतिक और इसमें भौतिक तथा तार्किक विचारों का समावेश हो गया। ठीक, भौतिक तथा तार्किक विचारों का समावेश हो गया। अब इन्होंने कहा कि विज्ञान ने प्रगति भी कर ली, विज्ञान ने विकास की प्रगति की, और जिसके कारण हम तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान ने विकास किया, विज्ञान ने विकास किया, और इस विकास के कारण हमने क्या किया? तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। भूगोलों की खोजों के द्वारा, जो भौगोलिक खेज हैं, भूगोल की खोजों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के आयामों में आगे बढ़ते चले गए, और अथाह खजाने, देखो भौतिक मानव संसाधनों के अथाह खजाने थे। जब मैंने खोजने की कोशिश की, तकनीकी तथा देशों की खोज हुई, भौतिक तथा मानव संसाधनों के जो अथाह खजाने थे, इन देशों ने यूरोप के लोगों को, जहां कच्चे माल, यूरोप के देशों को क्या किया? कच्चे माल प्रदान कर दिए। जब जैसे इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति भारत आया है, तो भारत से कच्चा माल उसे प्राप्त हुआ। आया कैसे? दिशा सूचक यंत्र खोजे, नई रास्ताएं खोजी, उनके द्वारा कोशिश हुई, तब वो भारत आए, पहुंचे, तो यहाँ देखा कि कच्चे माल की तो भरमार पड़ी, और कच्चा माल यहाँ से लेकर के गए। ये औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे ज्यादा तैयार बात हो जाती है। तैयार माल को वो क्या करते हैं? खपाने, और जो कच्चा माल है उसे खपाने के लिए भी तो बाजार चाहिए। बाजार की उपलब्धता कराई गई, कारखाने लगाए गए, और ये पुनर्जागरण ही औद्योगिक क्रांति के अवसर को प्रदान करता है। क्या लिखाना पड़ेगा अलग से? थोड़ा डालो, हर बार में लिखाना ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा चाहे तो लिख लो। पुनर्जागरण डालो तो, पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण। औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के फलस्वरूप भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति ने, भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति ने विज्ञान के विकास को गति प्रदान की, और भूगोल की खोजों द्वारा क्या विज्ञान के विकास को गति प्रदान की, और भूगोल की खोजों के द्वारा नई नई तकनीकों और देशों की खोज हुई। देशों की खोज हुई। इन खोजों से लोगों को जहां कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाते थे, इन खोजों से लोगों को जहां कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाते थे, वहीं तैयार माल को खपाने के लिए बाजार भी ये देश उपलब्ध करा देते हैं।
बाजार भी ये देश उपलब्ध करा देते थे। अतः पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। अतः पुनर्जागरण ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए। नंबर दो वाणिज्यवाद। ये वाणिज्यवाद क्या है जानते हो? वाणिज्यवाद व्यवसायिक क्रांति। वाणिज्यवाद मतलब व्यवसायिक क्रांति, और इस व्यवसायिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। जो व्यापार वाणिज्य है, व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। कैसे? देखो, वाणिज्यवाद का मतलब जैसे अंदाज में बताओ, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ, अगर वाणिज्यवाद जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यहाँ से ले जाने ले आने का जो है, और वो अवसर जब भारी मात्रा में हुए तो व्यापारियों को भी समझ लीजिए होड़ लग चुकी थी। यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा, जो व्यापार है, हम पता लग रहा कि यहाँ इंग्लैंड से कोई लोग आए। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। अब वो यहाँ से काली मिर्च ले गया। काली मिर्च को बेच करके उसने कितना मुनाफा कमाया? 60 गुना। उसके खर्चे को निकाल करके उसने 60 गुना धन संपदा इकट्ठा कर लिया, और वो उसके पास पैसा हो गया। क्या वो धनवान होगा या नहीं होगा? भारी धन संपदा हर बार में आए, और इस प्रकार उसने धन संपदा ऐसे वहां के लोग अन्य देशों को जाते हैं, व्यापार करते हैं और संपत्ति अपने पास इकट्ठा करते हैं। जब उनके पास भारी धन संपत्ति हो जाती है तो उस संपदा संचित हो गई, और उस संपदा को वो क्या करें? अब वो करे तो उस संपदा को क्या करेंगे? तो उससे क्या करते हैं, एक बड़ा कारखाना लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कच्चा माल हम जो घरों में जहाँ अलग अलग कुटीर उद्योगों में बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा हमें एक बड़े साधन के रूप में तैयार हो सके, और वहां से बना करके हम फिर पका हुआ माल का दूसरी जगह बेचे, तो उससे हमें धन की प्राप्ति ज्यादा हो। यही वाणिज्यवाद। ठीक, यही बात डालो तो वाणिज्यवाद आबलिक व्यवसायिक क्रांति। व्यवसायिक क्रांति के तहत व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा संचित हो चुकी है। जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास भारी धन संपदा संचित हो गई। व्यापार में पूंजी की आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था। इस अधिशेष धन ने व्यापारिक पूंजी का व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग, व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे औद्योगिक विकास हुआ।
अगर हम कहें नंबर 4, अगला नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, क्या हमें ये बताओ औद्योगिक विकास में, औद्योगिक क्रांति में जनसंख्या वृद्धि का कोई रोल हो सकता है? कैसे? बड़ी बड़ी जो कंपनी उन्हीं ज्यादातर श्रमिक सब लगेंगे तो चलाने के लिए। नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी है। अब जनसंख्या बढ़ी है तो औद्योगिक क्रांति, वो तो श्रम की संख्या बढ़ गई, श्रमिकों की संख्या बढ़ाए वो तो लग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि से औद्योगिक क्रांति में क्या योगदान होगा? देखो दरअसल जैसे हम मान के चलिए किसी चीज की मांग अगर अधिक होती है, मांग अधिक हो तो कीमत कैसी होगी? कीमत बढ़ेगी, कीमत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अगर किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि होगी। आराम से समझना, अगर हम जहां पर 10 व्यक्ति हैं, अब 10 व्यक्तियों को मालूम पड़ रहा है कि 40 रोटी की आवश्यकता हो रही, ठीक, और अगर यहीं पर 40 व्यक्तियों को रोटी की आवश्यकता हो रही, यहीं पर संख्या हो गई 50, अब रोटी कितनी चाहिए? मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि हुई, 5 बढ़ेगी। और देखो रोटी तो बढ़ी नहीं, हमारी बात पूरी समझ नहीं पाए आप पहले हमारी बात समझना। देखो जब मांग बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि होगी, ये क्लियर। अगर जनसंख्या हमारी कितनी, अगर मान के चले यहाँ पर 10 लोग हैं किसी परिवार में, तब वो रोटी कितनी मंगा रहे हैं? 40। अगर 40 रोटी, अगर वहीं पर जनसंख्या यहाँ पर बढ़ा दी जाए, क्या है कि 15 व्यक्ति हो गए, तब रोटी की संख्या कितनी हो जाएगी? 40, यहाँ पर 60। अब ये 60 बेचने वाला एक ही व्यक्ति, बेचने वाला वो कह रहा है कि अभी तक हम 1 रुपए में आपको रोटी दे रहे हैं, अब ये कहते नहीं हमारा 60 रोटी से काम चलेगा, तो 60 वो कहते हैं ठीक है 60 रोटी तो हम देंगे, लेकिन इनकी क्या करो कि इनकी कीमत बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट, ये कहते हैं ठीक कीमत बढ़ा दोगे लेकिन हमें पूर्ति तो करो। तो ये कीमत, ये व्यक्ति वृद्धि जो ये वाला जो पूर्ति कर रहा है, ये कीमत ज्यादा ले रहा है, पैसे और चीज भी दे रहा। अब कीमत ज्यादा देगा तो उसे डेवलप करने के लिए, ज्यादा बनाने के साधन भी तो चाहिए, और साधन बनाने के लिए जो बनाता है तो वो ऐसे बना तो दिक्कत होती है। तब इसने क्या किया, कारखाने का निर्माण किया। इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होने पर भी औद्योगिक क्रांति में एक विकास करने का सूचक हो जाता। ऐसे बात अपने तरीके से चाहो तो लिख लो, प्रत्येक बातें लिखाएंगे तो भी ज्यादा लंबा समझ आएगा, ठीक। फिर फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, इसके नीचे ना हटा लिए थे। फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। देखो औद्योगिक क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति का भी योगदान। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। जो फ्रांस की क्रांति है कब? 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, और 1789 में क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया। क्या सहयोग दिया था? इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति के अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो पहले से ही मौजूद थी, ठीक। अनुकूल जो व्यवस्था थी वो पहले से मौजूद थी। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की कोई राजनीतिक अवरोध भी नहीं रहा। देखो फ्रांस की क्रांति का योगदान क्या है? फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस की जो औद्योगिक क्रांति है वो 1789 में हुई। फ्रांस में तो क्रांति हुई, और इंग्लैंड में पहले से ही सारे अनुकूल वातावरण पहले से थे। यूरोप के अन्य जगह ऐसी स्थिति नहीं थी। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप में उदारवादी और प्रजातांत्रिक राज, देखो यूरोप की जो क्रांति ने पूरे यूरोप में कैसी उदारवादी व
उदारवादी और प्रजातांत्रिक प्रणाली का विकास करने में सहयोग दिया। हमारी बात समझना, फ्रांस की क्रांति ने उदारवादी तथा प्रजातांत्रिक क्या करें, प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को बनाने में सहयोग दिया, विकास दिया। यह 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। और यही निरंकुश राजतंत्र को जो क्या करते थे, पहले निरंकुश जो राजतंत्र था, 18 जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और सामंत लोग थे। जो सामंत लोग थे वो क्या करते थे कि वो सदैव शोषण किया करते थे। उनके शोषण एवं दमन के अंतर्गत जो आर्थिक संभावना थी वो क्षीण हो गई थी। हमारी बात समझना फिर से, फ्रांस की क्रांति ने क्या हुआ, उदारवादी और प्रजातांत्रिक माहौल पैदा किया। इससे पहले वहां निरंकुश शासन था और सामंतवादी व्यवस्था थी। उस सामंतवादी व्यवस्था से क्या होता था, वहां की जनता का दमन और शोषण किया जाता था, जिसने क्या किया कि जिसके अंतर्गत आर्थिक स्थिति का पतन हो गया। ठीक, आर्थिक स्थिति का पतन हो गया। अब बदले राजनीतिक परिदृश्य ने औद्योगिक क्रांति में जब सहयोग बदल गया, तब लोग यहां से भागे, वो इंग्लैंड की तरफ गए, जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने की बात कही। नहीं समझ पाए, लिखाना ही पड़ेगा क्या, इसके आगे डालो। अच्छा, राष्ट्रवाद का उदय, इसमें एक तो विश्व का इतिहास है। अगर आपको राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के उदय की बात की जाए 19वीं सदी में राष्ट्रीयता, 19वीं सदी में राष्ट्रीयता की भावना प्रखर रूप से सामने आने लगी थी। राष्ट्रीयता की भावना प्रखर रूप से सामने आने लगी थी। ठीक, 19वीं सदी में क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो पूर्ण रूप से सामने आने लगी। कारण क्या था, जो भौगोलिक खोजें इस समय क्या हुआ था, भौगोलिक खोजें जोर शोर से होने लगी। भौगोलिक खोजें, विज्ञान तकनीक और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहें, जो तकनीक है, इन क्षेत्रों में महान उपलब्धियां। देखो, भौगोलिक खोजें, विज्ञान तकनीक में महान उपलब्धियां हुई, प्रखर उपलब्धियां हुई। और इसमें क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रयोगात्मक और तुलनात्मक वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक वृद्धि हो गई इस राष्ट्रवाद के उदय से। जैसे पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था के माध्यम से लोग आपस में, विश्व का, यूरोप का इतिहास तो आपने पढ़ा होगा। जैसे कारखाना प्रणाली का विकास, देखो औद्योगिक क्रांति में जो क्या हुआ, यूरोप के उत्पादन में जो पहले क्या था, यूरोप के उत्पादन, पहले यूरोप के उत्पादन जो घरेलू उद्योग धंधे लगे हुआ करते थे। अब घरेलू उद्योग धंधे से जब मांग बढ़ी, जब पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, जैसे हमें 10 लोगों को रोटी खिलानी है और हमारे घर में बनाने वाले 2 लोग हैं। अब खाने के लिए सब बैठ गए, क्या 2 लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या करोगे, हाँ, खाने वाले को रोक दोगे या
हाँ? या पड़ोसी से कितनी गुलाल होगी? नहीं बढ़ाएंगे, एक और बढ़ा लेंगे, एक और बढ़ाएंगे ना। तो अगर उससे पूर्ति हो जाती है तो ठीक, अगर सदस्य ही नहीं है तो अगर किसी का भूख ही ना जरूरत यही तो हम आपकी बात कह रहे हैं। जो मांग तो उस आटे से ही लेकर के चलो, मांग तो वहीं पर की जरूरत है, उसकी मांग बढ़ी है तो मांग हम लाएंगे कहाँ? तो मांग की पूर्ति करने के लिए कहीं से, चाहे उधर रोटी की मांग बढ़ी हो चाहे आटे की मांग बढ़ी हो, कहीं ना कहीं तो हम क्या करते हैं, उसी को पूर्ति करने के लिए धंधे उद्योगों का विकास करते हैं ताकि उसे बनाने की प्रक्रिया में स्पीड हो सके। कच्चे माल के लिए हम कच्चे माल की तो खोज कर चुके हैं, तभी तो कच्चा माल तो है, लेकिन बनाने वाले लोग नहीं है। और उस उत्पादन के विकास में उस कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए। तब हमने क्या किया, इस कारखाना प्रणाली का विकास किया। कच्चा माल कारीगर अपने निवास स्थान पर ही पहले क्या करते थे, उत्पादन कार्य करते थे, और उत्पादन कार्य अत्यंत ही धीमी गति से होता था। अब पूंजीपतियों ने सुविधा अनुसार क्या किया, पूंजीपतियों ने क्या किया, कारीगरों को एक जगह बुलाना स्टार्ट किया और कहा आप यहाँ पर आओ। पहले क्या था, यूरोप में कारखाना प्रणाली का विकास, यूरोप के उत्पादन में जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग, लोग कच्चा माल ले जाते थे और अपने घरों से धीमे धीमे करके वापस देते थे। अब जैसे ये अपने यहाँ अभी भी चल रही सिलाई कढ़ाई वाली धोतियाँ, घरों में ले जाते, जब छुट्टी मिली तो वो निकाल रहे, अब मौका मिला तो दे दी। और यही उनकी मांग बढ़ जाए धोतियों की, और इन सबके जब ये लोग जल्दी जल्दी ना निकाल सके तो क्या करेंगे कि मशीनों से निकलवाओ, कारखानों का निर्माण कराओ, भले उसकी महंगी होती जा रही है, पैसा भी उसको अच्छा मिल रहा है, तब कारखाने का निर्माण होता है। यही यूरोप के लोगों ने, उद्योगपतियों ने किया। जब उत्पादन की जरूरत पड़ी, वो उद्योग लोग अपने पास ले जाते थे, और इन लोगों ने क्या किया, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सारे कारीगरों को अब अपने एक जगह इकट्ठा बुलाया, कहा यहीं पर बैठ करके काम करो। और सभी लोग जब एक जगह इकट्ठा काम करेंगे, लगातार घंटों में लगातार काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा, और यही इकट्ठा होने की प्रवृत्ति ही कारखाना प्रणाली में विकास है। ठीक, चाहो तो डागोच्छा लिखो। इस क्रांति से पहले यूरोप में उत्पादन की घरेलू पद्धति का प्रचलन था। पहले यूरोप में उत्पादन की घरेलू पद्धति का प्रचलन था, जिसमें पूंजीपति व्यापारी कारीगर को कच्चा माल देते थे। पूंजीपति व्यापारी कारीगर को कच्चा माल देते थे, और कारीगर अपने निवास स्थान पर ही उनसे उत्पादन कार्य करते थे। इस व्यवस्था से उत्पादन कार्य अत्यंत धीमी गति से होता था, परंतु इस व्यवस्था से उत्पादन कार्य अत्यंत ही धीमी गति से होता था, परंतु अब पूंजीपतियों ने अपनी सुविधा अनुसार सारे कारीगरों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन करने की योजना बनाई। सुविधा अनुसार सारे कारीगरों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन आरंभ करने की योजना बनाई, जिसके कारण कारखाना पद्धति का आरंभ हुआ। यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात करें, ये औद्योगिक क्रांति हुई है,
औद्योगिक क्रांति दुनिया में सबसे पहली बार कहाँ हुई? इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? कारण बताइए। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? क्यों हुई? ये औद्योगिक क्रांति जो है वो दुनिया में इंग्लैंड में ही क्यों हुई? कहीं अंत क्यों नहीं हुई? इससे ज्यादा नॉर्वे भी तो था, फ्रांस भी तो इससे आगे था, उसके बाद भी जो धन दौलत थी, ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई? कोई कारण तो पढ़ा होगा इससे पहले। तकनीक का विकास सबसे पहले वही हुआ था, स्क्रीन जेली का जो वहाँ इंग्लैंड में, उसी के कारण वहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति। और कोई कारण भी? कारण तो बहुत क्रांति का मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नहीं, और मेन कारण इंग्लैंड ही क्यों? बढ़ोतरी खोजें भी तो अन्य जगह हुई थी। अगर खोज की मामले में बात कही जाए, जो भौगोलिक खोजें वो सब तो हॉलैंड में सबसे ज्यादा थी, एक से कई गुना आगे थे। हॉलैंड वाले लोग इंग्लैंड से कई गुना आगे थे, और फिर भी यहाँ दरअसल क्या हुआ? जो राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति के लिए सवाल ये उठता है, क्योंकि इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो इसकी परिस्थितियां पहले पैदा हुई, क्योंकि वहां पर 1688 में क्या हो गया था? रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, लोगों को अधिकार उनके दे दिए। जब फ्रांस में ऐसा नहीं था, फ्रांस में जब वहां रोटी की मांग बढ़ी तो जो फ्रांस की महारानी थी लुई 16वें की पत्नी, वो लुई 16वें की पत्नी, वो जब कहा कि ब्रेड की कमी, कि रोटी की कमी है, तो वो कहने लगी रोटी की कमी हो गई तो क्या हुआ? तो केक खाओ। अब उनके पास रोटी के लिए पैसे नहीं तो वो केक कैसे खाने? ऐसी परिस्थितियों में क्या औद्योगिक क्रांति हो सकती? वहां पर कोई व्यक्ति बाहर का जाकर के वहां के लोग, कोई औद्योगिक लोग क्या पैसा लगा सकते हैं? तो इंग्लैंड में सबसे पहले क्या है? मानव अधिकार की स्वतंत्रता मिली। उन्हें लगा कि इंग्लैंड, पहली बात तो इंग्लैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा है, बाहरी हमले की बात नहीं, समुद्र में। दूसरी बात, जो वहां पर इंग्लैंड में जो लोग हैं अंदर, जो वहां पर नागरिक स्वतंत्रता, लोगों को मूलभूत अधिकार दे दिए गए। जो औद्योगिक क्रांति जो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से राजा ने क्या किया कि जो अपने सारे अधिकार संसद को सौंप दिए, और संसद में सौंपने के अधिकार आधार पर जो मौलिक अधिकार हैं सबसे ज्यादा कहाँ मिले? इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मिले। अब जब मौलिक अधिकार मिल गए, फ्रांस में तो है नहीं, सामंतवाद है, शोषण हो रहा है, राजा निरंकुश है, ऐसे ही अन्य देशों में, हॉलैंड में ऐसी स्थितियां हैं। तो जहां पर नागरिक स्वतंत्रता अधिक होने के कारण लोगों को विश्वास हो गया कि हमें इंग्लैंड में पैसा लगाना हमारा ज्यादा बेहतर है, इसलिए इंग्लैंड में। पहली बार डालो नीचे। उपयुक्त कारणों ने औद्योगिक क्रांति के लिए, उपयुक्त कारणों ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल माहौल तैयार किए, परंतु अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में ही, सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में ही यह क्रांति क्यों प्रारंभ हुई? कौन से कारण थे? कौन से कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में इसके लिए परिस्थिति पैदा की? इंग्लैंड की पूंजी एवं मानव संसाधन, इंग्लैंड की पूंजी एवं मानव संसाधन अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में
कम तथा भौगोलिक खोज हॉलैंड उससे कई गुना आगे था। व्यापार, जनसंख्या, जलशक्ति के साधन तथा कच्चे माल की उपलब्धता सर जी व्यापार पर से बोलिए। व्यापार, जनसंख्या, जलशक्ति के साधन तथा कच्चे माल की उपलब्धता के मामले में फ्रांस उससे कई गुना अधिक था। फिर भी यह क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई? बात समझना। जो फ्रांस है, फ्रांस कितनी चीजों में आगे है? फ्रांस है, हॉलैंड है, ये कई देश इंग्लैंड से आगे हैं, लेकिन खोजें हुई हैं। हॉलैंड में सबसे ज्यादा भौगोलिक खोजें हुई, दिशा सूचक यंत्र बनाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड। ठीक। और फ्रांस में सबसे ज्यादा पूंजी है, सब कुछ है, फिर भी नंबर 1 क्या कारण है? नंबर 1 राजनैतिक कारण। ठीक, राजनैतिक कारण। अभी हमने आपको राजनैतिक कारण की बात बताई। इंग्लैंड में अनुकूल राजनैतिक वातावरण, इंग्लैंड के लोग राजनीतिक अनुकूल वातावरण था। औद्योगिक क्रांति के लिए अन्य यूरोपीय देशों की तुलना, जितने अन्य यूरोप के देश थे उनकी तुलना में जो इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्तियों को मानव अधिकार अधिक मिले, मौलिक अधिकार अधिक थे। वहां पर निरंकुश, जो अन्य देशों में निरंकुश और सामंती व्यवस्था थी, जो अन्य देश हैं वहां निरंकुश और प्लस सामंती व्यवस्था है। अब जबकि इंग्लैंड में क्या निरंकुश और सामंती व्यवस्था है? इस समय 18वीं शताब्दी में क्या निरंकुश और सामंती व्यवस्था है क्या? नहीं है। जो भाई हमें बताओ, जहां राजनीतिक वातावरण अच्छा होगा, स्थायी होगा, वहीं तो लोग पैसा लगाएंगे। ऐसी जगह क्यों लगाए? राजा अपनी मर्जी से पता लग रहा हड़प ले, तो ऐसी परिस्थितियों में तो कोई लगाने नहीं जाएगा। तो वहां पर पैसा लगाने के लिए यहाँ पर अनुकूलता उत्पन्न की गई। दूसरी बात, इंग्लैंड की राजनीतिक उन्मुक्तता, अगर इंग्लैंड में राजनीतिक उन्मुक्तता की बात कही जाए, उस पर भी काम होता है, और उस पर भी क्या होता है? उन्मुक्तता के माध्यम से ही वहां का वातावरण बना, जिससे जनता को राजनीतिक आधार प्राप्त हुए। और जब यहाँ पर राजनीतिक क्रांति हो गई, तब लोगों ने अपना पैसा सुरक्षा की दृष्टि से लगाना शुरू कर दिया। कहा जाता है, एक इतिहासकार हैं नोबेल्स के शब्दों में अगर बात करें, नीचे डालो, नोबेल्स के शब्दों में ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा मजबूत होने से लोग बड़े उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी लगाने में संकोच नहीं करते थे। बड़ी पूंजी लगाने में संकोच नहीं करते थे। उनको कहा कि यहाँ पर राजनीति की स्थिरता आ जाएगी और लोगों को अधिकार, मानव अधिकार हुए, इसलिए उपद्रव नहीं होगा, भविष्य में क्रांतियां नहीं संभावना है। दूसरी बात, भौगोलिक कारण क्या भौगोलिक कारण रहा? पहली बात समझना, इंग्लैंड क्या है, इनका भौगोलिक कारण भी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार था। और क्या है दिक्कत? पहली बात समझना, इंग्लैंड जो है वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए जब इंग्लैंड यहाँ पर है मान चलिए, और चारों तरफ समुद्र है, तो बाहरी देश के लोग अपने या इसी देश में जो कारखाना लगाएंगे, कच्चा माल पानी के आधार से
सस्ते श्रम से उसे कहीं भी दूर ले जाया जा सकता है। अब बाकी देशों में वो सारे समुद्र के किनारे मिलते नहीं थे, इसलिए हर जगह फैक्ट्री लगा करके कपड़े का या अन्य सामान का ले जाने ले आने का खर्च अधिक होता था। और इसमें समुद्र मिलने के कारण चारों तरफ कहीं से भी आप जा सकते हो, सरल साधन उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी बात, जो इंग्लैंड है उसकी जलवायु नम है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु बेहद अच्छी होती है। अन्य देशों में इतना सब कुछ नहीं मिल पाता। तो दो कारण, भौगोलिक स्थितियां पता हुई या नहीं, दो ही कारण आप याद रखो कि वहां पर चारों समुद्र, जो इंग्लैंड है चारों ओर समुद्र से घिरा है और बंदरगाहों के निर्माण में आसानी हो जाती है। ठीक, दूसरी बात क्या है? अच्छा, ध्यान रखना, भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो इंग्लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा है, जिससे बंदरगाहों के निर्माण में आसानी हुई। इंग्लैंड समुद्र से चारों ओर से घिरा होने के कारण बंदरगाहों के निर्माण में आसानी हुई। फलता व्यापारिक आवागमन में सुविधा हुई। व्यापारिक आवागमन में सुविधा हुई। और नंबर 2, इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त थी। इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा उद्योग के लिए, इंग्लैंड की नम जलवायु कपड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त थी। अब नम जलवायु में कपड़ा उद्योग लगाना बहुत अच्छा रहता था। ठीक, कपड़ा उद्योग लगाने के लिए नम जलवायु सबसे बेहतर थी। अगली बात, नंबर 7, इंग्लैंड की कृषि क्रांति। इंग्लैंड की कृषि क्रांति, 7 नंबर का 3 नंबर है। इंग्लैंड की कृषि क्रांति। अच्छा, 3 नंबर डालो। इंग्लैंड की कृषि क्रांति क्या हुआ? इंग्लैंड में उस समय कृषि में भी क्रांति हुई, जिसके कारण कारखाने लगे। पहले क्या था कि लोग छोटे छोटे खेतों में कार्य किया करते थे। छोटा खेत, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, हाथों से सारे कार्य हो जाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के 4 खेत है, 5 है, तो उसने 5 को एक में मिला लिया। अब वो इसमें क्या करता है कि 5 खेतों में अपनी मशीनों के द्वारा इसमें बुआई कर लेता, साधन उपलब्ध करा करके मशीनों के द्वारा कार्य करने लगा। तो क्या इसमें जो मजदूर है वो खाली होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? अब वो खाली होंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये बेरोजगार जाएंगे कहाँ? तब तो वो काम ढूंढेंगे तो जरूर, बेरोजगार काम की तलाश में निकलेंगे। अब क्या हुआ, काम की तलाश में वो अनेक मिल मालिकों के पास गए और उन्होंने सस्ता श्रम किया, मतलब कम पैसा लेकर के। अब वो बेरोजगार है तो कम पैसे में ही पढ़ाने लगेंगे। कम, जैसे कुछ नहीं मिल रहा है तो कम पैसे में चल रहा है, वैसे यहाँ पर भी ये खाली है। अब खाली हो जाने के कारण वो सस्ते श्रम पर वो श्रमिक कारखानों के लोगों को उपलब्ध हो गए। इस कृषि क्रांति के कारण भी इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति का एक संभावना उत्पन्न हो गई। क्या पूरा दिखाएं? डालो नीचे। कृषि क्रांति का प्रारंभ भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व हो चुका था। इसके फलस्वरूप कृषि क्रांति का प्रारंभ भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व हो चुका था। इसके फलस्वरूप उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे किसान बाड़बंदी आंदोलन से, ये बाड़बंदी, मेड़बंदी जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, बाड़बंदी आंदोलन से भूमिहीन
भूमिहीन मजदूर बन गए, मजदूर बन गए काम की तलाश में, काम की तलाश में वे मिल मालिकों के पास गए जिन्हें सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध हो गए। सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध हो गए। अगला नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है। जैसे बात समझना, इंग्लैंड के पास कोयला और लोहे के विशाल भंडार थे। इंग्लैंड है उसके पास कोयला और प्लस लोहे के विशाल भंडार थे। अब जो कोयला भी मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है, तब खनिज औद्योगिक ये आधारभूत तत्व होते हैं। इन दोनों खनिजों ने इंग्लैंड की क्रांति में तीव्रता से वृद्धि की। भाई जब हमें लोहा भी मिल रहा है और कोयला भी मिल रहा है, इनके माध्यम से औद्योगिक क्रांति में इन्होंने तीव्रता उत्पादित कर दी। ठीक, अगली बात कृषि क्रांति, नंबर 5, कृषि क्रांति। इंग्लैंड की कृषि क्रांति हमने बात कही और कृषि क्रांति की बात कर रहे हैं, नहीं वो तो एक ही बात। ये तो छोड़ दो इंग्लैंड की कृषि क्रांति। अब आगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। वहां पर मैंने औद्योगिक क्रांति के लिए सबके लिए जनसंख्या वृद्धि बताई। यहां पर हम केवल इंग्लैंड में जनसंख्या की वृद्धि की बात कर रहे हैं। कारण वही है जो वहां पर था वही यहां पर। इंग्लैंड में भी जो क्या हुआ 1740 में ब्रिटेन के शासक कौन है? फ्रांस के भी शासक कौन थे? ब्रिटेन में क्या हुआ 1740 के दशक में ब्रिटेन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ब्रिटेन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक, कारण वही है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। और इन्होंने क्या किया, जब तीव्र वृद्धि हुई तो मांग बढ़ी। भाई जब गेहूं की मांग तो तभी बढ़ेगी जब खाने वाले सदस्यों की ज्यादा है। जैसे कहा कि आटा ही ना हो, अब आटे की तो मांग तब बढ़ी है जब सदस्यों की संख्या ज्यादा है। आटा क्यों नहीं बचा? क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए गेहूं इतना नहीं उपलब्ध है। अब उनकी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, तो कीमत भी पूरे देश में बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में ये बात आती है इकोनॉमिक्स में कि अगर मांग बढ़ने पर कीमत या मूल्य कैसा होता है, बढ़ता है कि घटता है? घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान रखना, कीमत जब बढ़ने लगी तो उत्पादकों में क्या हुआ, अब उनको प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा अब इसको मांग बढ़ा, जब कीमत बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब उन्हें साधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि वो माल को उत्पादित कर सके और उन्हें पहुंचा सके। इसलिए इसमें भी क्या रहा, औद्योगिक क्रांति करने में ये सफल रहे। ठीक, ध्यान रखना, बेहतर बैंकिंग प्रणाली, इसके नीचे डालो, बेहतर बैंकिंग प्रणाली, बेहतर बैंकिंग प्रणाली। ठीक, बेहतर बैंकिंग प्रणाली एवं पूंजी की उपलब्धता, एवं पूंजी की उपलब्धता। देखो, इंग्लैंड के अलावा यूरोप के अन्य जितने भी देश हैं उन सब में बैंकिंग प्रणाली बेहतर नहीं थी। केवल इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली जो थी वो सबसे अच्छी थी। और भी याद रखना, 18वीं सदी में इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली
सबसे बेहतर थी। 18वीं सदी में इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली सबसे बेहतर थी। यूरोप के अन्य देशों की बैंकिंग प्रणाली इतनी अच्छी नहीं थी और वहाँ इतनी अच्छी बैंकिंग प्रणाली न होने के कारण वहाँ उद्योगपतियों को आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता था, जबकि इंग्लैंड में क्या होता था, ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अब जब ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ऋण लेकर के लोग क्या करने, उद्योग लगाने लगे, बाद में उसको क्या कर दे, वापस दे देंगे। इस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड में जो बैंकिंग प्रणाली थी इतनी ज्यादा कहीं नहीं थी। हालांकि एक बात और कही गई कि भारत इंग्लैंड ने उपनिवेशों के साथ जो उपनिवेश नहीं, जैसे भारत उपनिवेश तो है, उपनिवेशों के माध्यम से इसके पास पैसा बहुत आ गया इंग्लैंड के पास। जैसे 1757 में जब इंग्लैंड ने 1757 का युद्ध भारत के पास से जीता है और इस 1757 में क्या था, मीर जाफर ने सैकड़ों नाव भर करके चांदी दी थी। अब जब इतना पैसा है, अन्य यूरोपीय देशों के पास इतना उपनिवेश नहीं, इंग्लैंड के पास कई उपनिवेश है और उसमें भारत विशेष तौर पर भारत से इतनी धन दौलत संपदा लूट के ले गए हैं कि 1757 ने सैकड़ों नावों भर करके वहां क्या गया, चांदी, सोना चांदी गया है। और इसमें कहा जाता है कि अगर चाहे जितनी खोजें होती, चाहे जो होता, अगर भारत से ऐसे उपनिवेश से इतनी धन दौलत ना आती तो इनकी खोजें धरी की धरी रह जाती, वो सभी कहाँ समुद्र में फेंक दी जाती। ऐसे कहें, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा उपनिवेशों की लूट ने खास तौर पर भारत की लौट ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक बताया। जैसे रजनी पामदत्त है इतिहासकार, रजनी पामदत्त इतिहासकार ने कहा कि यदि प्लासी की लूट का माल भारत की संपदा इंग्लैंड को प्राप्त ना होती तो मैनचेस्टर इंग्लैंड, मैनचेस्टर पेसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती और जेम्स वाट का जो भाप का इंजन और जैसे कार्टराइट, कोमपटन जैसे आविष्कार भी समुद्र में फेंक दिए जाते। कहते किस काम के, जब पैसे ही नहीं। अन्य देशों में ऐसा हुआ लेकिन वहां इतनी भरपूर मात्रा में धन नहीं था। इंग्लैंड में इतना धन था जिसके कारण वहां की क्या हुई, वहां इंग्लैंड में क्रांति हो गई और क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ गए। ठीक, विभिन्न वर्गों की भूमिका है, इसके आगे डालो, विभिन्न वर्गों की भूमिका इसमें इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में। विभिन्न वर्गों की भूमिका, विभिन्न वर्गों की भूमिका की बात की जाए, सामंती व्यवस्था भंग होने से बहुत से अंग्रेज, देखो पहले क्या थी, सामंती व्यवस्था, और ये सामंती व्यवस्था क्या हो गई है, भंग। अब सामंती व्यवस्था भंग होने के कारण बहुत से अंग्रेज क्या करते हैं, इंग्लैंड में जो कस्बा है, कस्बे, उन कस्बों से क्या करते हैं, सामंती व्यवस्था भंग होने के कारण ये क्या करते हैं, अंग्रेज कस्बों में जाकर के बस गए। इन कस्बों में आकर के बसे, और जब बसे हैं तो जब सामंती व्यवस्था कब भंग हुई, जब उनके पास बचे ही नहीं कुछ। अब जो कस्बों में बड़े बड़े जैसे दिल्ली, यहाँ से दिल्ली को लोग जाते हैं किस लिए, काम करने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए, ताकि वहां में काम मिल जाए। और ऐसे इन्होंने भी ये बात कही है कि जो यहाँ जो सामंती व्यवस्था भंग हुई और वो लोग पहुंचे कहाँ है, कस्बों में। और जब कस्बों में पहुंच गए हैं और कस्बों में जाकर के उन्होंने वो, अच्छा सामंत रहे, क्या वो कारीगर हो सकते हैं, कारीगर तो है नहीं, वो कुशल श्रमिक भी नहीं कहे जा सकते, अर्ध कुशल श्रमिक, कम पैसे से काम कर लेंगे, कम से कम पेट तो भरे। जैसे अर्ध कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल कारीगरों के रूप में, अर्ध कुशल कारीगरों के रूप में मिल मालिकों को प्राप्त हो गए।
अर्ध कुशल है, वो कुशल भी नहीं है। अर्ध कुशल मिल मालिकों को वो कारीगर के रूप में मिल मालिकों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। अब जब वो मिल मालिकों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए तो उन्हें भी मजदूर मिल गया। मांग के हिसाब से नीचे डालो, तो पहले इसको लिखा दे थोड़ा। सामंती व्यवस्था के भंग होने से, सामंती व्यवस्था के भंग होने से बहुत से अंग्रेज कस्बों में जाकर बस गए, कस्बों में जाकर बस गए। वे एक अर्धकुशल कारीगरों के रूप में, अर्धकुशल कारीगरों के रूप में मिल मालिकों के साथ काम करने को तैयार हो गए, मिल मालिकों के साथ काम करने को तैयार हो गए। वे स्वतंत्र लोग थे, वे स्वतंत्र लोग थे और मांग के हिसाब से काम के लिए, मांग के हिसाब से काम के लिए मांग के हिसाब से काम के लिए, काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इन अर्धकुशल कारीगरों ने, अर्धकुशल कारीगरों ने औद्योगिक क्रांति के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। अर्धकुशल कारीगरों ने औद्योगिक क्रांति के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। फिर नहीं है नवीन वैज्ञानिक आविष्कार, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कैल्डवेल, कैल्डवेल तथा कैल्डवेल तथा मैरिल ने कहा, मैरिल ने कहा, कैल्डवेल तथा मैरिल ने कहा कि वैज्ञानिक जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैज्ञानिक जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रिटेन के अंदर अन्य महाद्वीपीय साथियों की तुलना, ब्रिटेन के अंदर अन्य महाद्वीपीय साथियों की तुलना में राजनैतिक और धार्मिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त थे। और ब्रिटेन के वैज्ञानिक नवीन आविष्कारों में अधिक सक्षम और ऊर्जावान थे। ब्रिटेन के वैज्ञानिक नवीन आविष्कार करने में अधिक सक्षम तथा ऊर्जावान थे, क्योंकि अधिक सक्षम एवं ऊर्जावान थे क्योंकि रॉयल सोसाइटी ने
नए आविष्कारकों को प्रोत्साहन देने के लिए, नए आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर रखी थी। प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर रखी थी। पुरस्कारों की घोषणा कर रखी थी। जैसे 1733 में 1733 में कहा जाता है जॉन की इन्होंने क्या खोजा था? जॉन की फ्लाइंग शटल ठीक, फ्लाइंग शटल की खोज इन्होंने की 1764 में। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स इन्होंने क्या खोजा था? क्या? स्प्रिंग जेनी। हाँ, स्प्रिंग जेनी क्या है? स्प्रिंग जेनी, सूत काटने वाली कताई मशीन। हाँ, स्प्रिंग है जेनी, ठीक, सूत काटने वाली क्या है? मशीन, ठीक। 1769 में आर्कराइट 1769 में आर्कराइट भाप की शक्ति से चलने वाला चरखा, भाप की शक्ति से चलने वाला चरखा, ये खोजा था, ठीक। भाप की शक्ति से चलने वाला चरखा, इसे हम क्या कह देते हैं? वाटर फ्रेम भी इसी को कहते हैं, ठीक। इसके अलावा 1784 में कार्टराइट इन्होंने क्या खोजा था? कार्टराइट पहला पावर लूम, ठीक। अगली बात बताएं, 1769 में जेम्स वाट ने क्या किया था? हाँ, 1769 में जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया था, ठीक, भाप का इंजन बनाया था। ठीक, क्या हुआ? भाप इंजन। फिर इसके बाद में 1814 में क्या किया गया है? 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया था? स्टीफेंस ने जो भारी डिब्बा खींचने वाला इंजन बनाया था, भारी डिब्बा खींचने वाला इंजन इन्होंने बनाया था, भारी डिब्बा खींचने वाला इंजन। उधर 1784 में हेनरी कोर्ट ने अधिक शुद्ध लोहा बनाने वाली विधि का आविष्कार, ठीक, अधिक लोहा